अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। पपीता के साथ अंतर फसली फसलों में प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी। अरहर की फसल में लगने वाली बीमारियों का समेकित निदान। बटन मशरूम उत्पादन कक्ष में किए जाने वाले प्रबंधनों पर प्रगतिशील किसान का सुझाव। तो आज के समय में एकल फसल की खेती में लाभ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और इसीलिए जरूरी है कि एकल फसल के स्थान पर सह फसली खेती पर जोर दिया जाए। और आज बहुत से किसान कम समय में कम जगह में सह फसल या मिश्रित खेती करके अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। और इस तरह से पपीते के साथ कई फसलों की खेती करके जिला डूंगरपुर राजस्थान के एक किसान अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। मैं खेताराम पुरोहित एक काश्तकार हूँ और मैंने 1.5 बीघे के अंदर करीबन 600 पेड़ पपीते के लगाए हैं, जो लाल रेडी 786 नंबर मैंने लगा के रखी है। उसके अंदर जगह 6 फुट की करीबन जगह है, तो उस जगह के अंदर मैंने गोभी लगाई है, टमाटर लगाए हैं, प्याज लगाई है और 12 बाई 12 या 14 बाई 14 के करीबन नींबू के पौधे 100 लगाए मैंने। और फसल मेरी जो आप लोग देखते ही होंगे सब, तो बहुत बढ़िया हुई है, अच्छे में अच्छी फसल हुई है। तो किसान भाइयों, आप पपीते के बाग में कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, सुनते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के फल बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज बात करते हैं हम पपीते की फसल में अंतर सस्य किस प्रकार से करें। इसमें पपीता उत्पादन के साथ साथ में हम दूसरी फसलें क्या ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा यह है कि जैसे ही किसान पपीते की खेती करता है तो पहली फसल लेने में लगभग उसको 12 महीने लग जाते हैं। और ऐसे में छोटे काश्तकार जो होते हैं वो 12 महीने तक किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं हो खेत में, इस प्रकार की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों, हमने जो है पपीते की साथ में अंतर सस्य में कौन कौन सी दूसरी फसलें ली जा सकती है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध किए और उसमें हमने ये निकाला कि अगर हम पपीते में रबी फसल के रूप में हम अगर गोभी लें और खरीफ फसल के रूप में अगर हम इसमें दूसरे प्रकार की सब्जियां जैसे मान लीजिए टमाटर है या ग्वार की जो फसल आती है फली, जिसको हम सब्जी के रूप में ग्रो कर सकते हैं, वो हम लें। पर इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी ये फसलें लेने से थोड़ा वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है, तो इन फसलों को हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर ये है कि जुलाई में जैसे ही आप पपीता लगाते हो उसके बाद में आप अगस्त माह में इसमें गोभी का रोपण कर दीजिए। तो प्रथम फसल इसमें गोभी और उसी के साथ में चाहे तो आप धनिया और प्याज, ये फसलें भी काफ़ी लाभ देने वाली होती है। तो गोभी इंटरक्रॉप के रूप में जैसे ही आप 8x5 फीट की स्पेसिंग में जो आपने पपीते का रोपण कर रखा है उसके बीच में आप क्यारी बना लीजिए और क्यारियों में आप 45 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग 28 से 30 दिन
पुरानी जो गोभी की पौध है वो आप उसमें काम में ले सकते हैं। और गोभी में आप तीनों प्रकार की गोभी, आप उसमें पत्ता गोभी भी काम में लें, फूल गोभी भी काम में लें और गांठ गोभी भी आप काम में ले सकते हैं। गोभी की फसल लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गोभी की जल की मांग और पपीते की जल की मांग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, समान है। दूसरी बात यह है कि ये फसल 60 से 70 दिन में लगभग पक करके तैयार हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण इश्यू यह है कि इसमें गोभी में फूल और गोभी का जो हेड निकालने के बाद में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर हमें सकुलेंट अवस्था में मिलता है, मतलब काफ़ी हरा होता है और वो खेत में रहता है। तो उसको जैसे ही गोभी निकाल के उसको हम अगर मिट्टी में मिला देते हैं तो वो महीने 2 महीने में सड़ कर के खाद के रूप में पौधे को प्राप्त होता है और उसी समय फरवरी माह तक उसमें पुष्प आने की क्रिया शुरू होती है। तो एक ये बहुत ही बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि हम गोभी की इंटरक्रॉपिंग अगर पपीते में लेते हैं तो उससे हमें अतिरिक्त आमदनी शुरू के 3 महीनों में मिलेगी। उसके बाद में इसके साथ साथ में हम गोभी के साथ साथ में पपीते में गेंदा की फसल भी लेते हैं और गेंदा एक अलग प्रकार से महत्व रखता है पपीते में। पपीते में क्या होता है कि निमेटोड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार निमेटोड्स लग जाने से जड़ें मोटी हो जाती है और उसमें फल और फूल नहीं लग पाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में हमने पाया कि अगर हम गेंदा लगा दें तो गेंदा लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि गेंदा भी मुश्किल से 60-70 दिन 80 दिन की फसल है। तो जैसे ही आप पपीते को खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 15-20 दिन बाद में लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसमें आप गेंदा 30 × 30 सेंटीमीटर पे लगा दीजिए और उसके 30-35 दिन बाद में उसमें पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर आप पूसा नारंगी लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली किस्म है। उससे ये होता है कि एक पौधे के ऊपर आप 100 ग्राम से लेके लगभग 250 ग्राम तक फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप ये देखिए कि अगर आप 1 बीघा ज़मीन में पपीते के साथ में इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो ऐसे में एक जो इकोनॉमिक बनती है आपके खेत की वो ये है कि शुरू में पपीता लगाने के 3 महीने तक अगर आप सिंगल क्रॉप लेते तो आपको कुछ नहीं मिलता। ऐसे में अगर आपने मेरीगोल्ड लगा दिया है, गेंदा लगा दिया है तो 1 बीघा जमीन से लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए का आपको गेंदे के फूल प्राप्त होंगे जो शुरू के 3 महीने की अवस्था में। उसके बाद में अगर आप उसमें दूसरी फसल और ले लेते हैं या दूसरी फसल आप नहीं भी लेते हैं तो 6 महीने बाद में पपीते पे फूल आना शुरू हो जाता है और 9 से 10 महीने बाद में उसमें फल लग करके फलों की तोड़ाई शुरू हो जाती है और वो फलन आपका 24 महीने तक चलेगा। तो 24 महीने तक आपको कंटिन्यू आमदनी प्राप्त होगी और 1 बीघे में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए आपको पपीते से प्राप्त हो जाते हैं। अंतर सस्य करके बागवानी करेंगे तो निश्चित रूप से आप अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा लाभ लेंगे। रबी सीजन के साथ साथ में खरीफ सीजन में जो है हम पपीते के खेत में चौले लगा सकते हैं। चौले बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ग्वार जो सब्जी के लिए होता है वो ग्वार भी हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो पौधा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो खाली रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जड़ क्षेत्र में ही आप दूसरी पौधों का रोपण कर दे, वो नहीं होना चाहिए। पौधे के करीबन चारों तरफ 1 मीटर का जो एरिया है वो बिल्कुल वो उसका रूट जोन है, उसमें उसकी राइजोस्फीयर पाई जाती है। तो इससे राइजोस्फीयर के जो न्यूट्रिएंट है उसका हम विदोहन नहीं करें। उसके बाकी बीच में जो जगह बची हुई है उसमें हम शुरुआती अवस्था में ये दूसरी फसलें आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप थोड़े से एरिया में 1 बीघा में 2 बीघा में एक साथ 3 से 4 फसलों का उत्पादन ले सकते हैं जो आपके आर्थिक लाभ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन फसलों का चयन आप बाजार की मांग के हिसाब से करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी ज़मीन का, आपके संसाधनों का भरपूर उपयोग होगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अरहर की फसल में लगने वाली बीमारियों का समेकित निदान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
अरहर की फसल हर वर्ष कीट और रोग की समस्याओं से ग्रसित होती रहती है। तो किसान भाइयों, कीटों की समस्या से तो हम खड़ी फसल में निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार फसल पर बीमारियां आ गईं तो इन पर नियंत्रण कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अरहर में बीमारियों के निदान के लिए समेकित प्रबंधन आपको अपनाना ही होगा, जिस पर उचित जानकारी दे रहे हैं दलहन अनुसंधान कानपुर के डॉक्टर R.K. मिश्रा। जैसा कि किसान भाई आप लोग जानते हैं, अरहर हमारे देश की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। किसान भाइयों, अरहर में जो महत्वपूर्ण लगने वाला रोग है उकठा रोग है। उकठा रोग का प्रकोप जो है अरहर की खेत में सामान्यतया जो है किसान भाई आप लोग देखते होंगे नवंबर के महीने में दिखाई देता है। और खेत में आप जब देखते होंगे बीच बीच में जो है पौधों की पत्तियां जो है हल्की सी मुरझाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे जो है पौधे का सारा हिस्सा जो है सूख करके जो है और पत्तियां जो है गिर जाती हैं। अंततः इस उकठा रोग का जो एक कारण है वो फ्यूजेरियम ऊडम नामक के द्वारा होता है। यह एक मृदा जनित फफूंद है। फफूंद जो है मृदा में रहता है, जो कि अनुकूल वातावरण मिलने पर पौधे में इसका संक्रमण होता है। इस रोग की अति संक्रमण की स्थिति में पौधे में मिट्टी के ऊपर तने में जब आप देखेंगे किसान भाई तो भूरी सी काली धारी बन जाती है और ये धारी नीचे से ऊपर बनती है और रोग की उग्र अवस्था में पूरा पौधा सूख जाता है और ये लक्षण जो है काला पड़ जाता है। और किसान भाई जब आप पौधे को उखाड़ करके और बीच से फाड़ के आप देखेंगे तो बीच में नीचे से ऊपर तक काली सी धारी जो है दिखाई देती हैं। इसमें यह होता है कि ये जो कवक है ये जाइलम ऊतक को बंद कर देता है, जिससे पौधे को भोजन नहीं मिल पाता है और पौधा अंततः जो है मर जाता है और सूख कर गिर जाता है। तो किसान भाई उकठा रोग के नियंत्रण के लिए जब आप अरहर की बुआई करते हैं खेतों में, सबसे पहले तो ये ध्यान कि हमेशा अच्छे संस्थान जैसे कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर या अन्य उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा विकसित की गई प्रजातियों का ही प्रयोग करें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नियंत्रण है, ये जब बीज को आप बोने से पहले कवकनाशी रसायन जैसे वाविस्टीन की 1 ग्राम दवा की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित करके ही जो है बुआई करें। उसके बावजूद किसान भाई बुआई जो है करें तो मेढ़ी बना करके और उठी हुई मेढ़ियों में इसकी बुआई करें, जिससे जो है खेत में पानी का जमाव नहीं होगा। और जब पानी का जमाव नहीं होगा तो उससे भी आप इससे रोग से निदान पा सकेंगे जो है। उसके बावजूद अरहर की फसल को ज्वार के साथ फसल चक्र के रूप में अपनाएं, इससे जो है आप निदान पा सकते हैं। और खेत में जो है बीच बीच में जो है उसकी निगरानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसान भाई बीच बीच में खेतों की निगरानी करते हैं तो उससे जो है आपको पता चलता है कि आपके खेत में किस समय में कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है। और उसी समय आपको अगर पता लग जाता है तो आप सही समय पर सही दवाइयों का प्रयोग करते हैं और आप जो है उनसे छुटकारा पाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, आप समन्वित प्रबंधन करके अरहर में उकठा रोग का अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं तो अच्छी फसल होगी, और अगर अच्छी फसल होगी तो अच्छा उपज मिलेगा, और अगर अच्छी उपज मिलेगी तो बाज़ार में अच्छा भाव मिलेगा, और जब अच्छा भाव मिलेगा तो उससे किसान भाई आप लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो इस देश की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। बटन मशरूम उत्पादन कक्ष में किए जाने वाले प्रबंधनों पर प्रगतिशील किसान का सुझाव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
बटन मशरूम का सफल उत्पादन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तकनीकियों पर टिका हुआ है और हमारे जो भी किसान इन तकनीकियों को ध्यान में रखते हुए मशरूम उत्पादन करते हैं वो सफल भी हो रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ग्राम मदनूकी, जिला सहारनपुर के प्रगतिशील किसान हरपाल सिंह से, जो 8 वर्षों से ये काम कर रहे हैं और जो इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे हैं और इसमें किए जाने वाले प्रबंधनों पर वो अपने अनुभव बता रहे हैं। ये वाइट बटन मशरूम की खेती करता हूँ मैं पिछले 7-8 साल से, और इस बार मैंने कुछ शेड को नया रूप दिया है, नया रंग। उसमें से जो छप्पर वाली, अब से पहले ये छप्पर के शेड बनाया करते थे हम, इस बार छप्पर की बजाय ये पॉलीथीन सीट इसमें लगाई हैं 2, और इनके बीच में पॉलीयूरीथीन की एक सीट दी है। और दूसरे इनकी लाइफ उम्र भी कुछ छप्पर से ज़्यादा होगी, साफ़ सुथरी जगह रहेगी और जो टेम्परेचर का आवागमन है वो भी थोड़ा कम होगा, ऐसा सोच के। इसके साथ साथ ये जो इसके मशरूम रखने वाली जो रैक्स हैं वो भी लकड़ी की बजाय लोहे के पाइप से तैयार की है। इसमें एक रैक में 4 खाने बनाए हैं और चारों खानों में ये रैक जो जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, इसकी लंबाई तकरीबन 65 फुट और चौड़ाई 19 फुट है, जिसमें 2 रैक्स हैं 5-5 फुट चौड़ाई के, यानी 5 बाई 70, 5 बाई 65 फुट का एक रैक है और 4 पोर्शन उसके हो गए। इनकी जो कुल कैपेसिटी है, क्षमता, वो लगभग 20 टन है। 20 टन कंपोस्ट एक बार में हम इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हम इनको पॉलीथीन बैग में रखें तो फिर पॉलीथीन बैग में खाद की ऊंचाई 8 या 9 इंच रखते हैं, और यदि बेड में, जहाँ अब हम खड़े हुए हैं, इनमें रखते हैं तो 5 या 6 इंच। इसको खाद रखने के बाद पॉलीथीन की सीट से पूरा ढक दिया जाता है पूरा, ताकि इसमें से कहीं से भी मॉइस्चर ना उड़े। और 15 दिन तक हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा बाहर से भी और वो जो इसके ऊपर लगाई हुई पॉलीथीन है वो पूरे तरीके से ढकी रहे, ताकि टेम्परेचर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहे। शुरू के 15 दिन इसको ऐसा रखते हैं और उस टाइम टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है अपनी इस वाइट बटन मशरूम को स्पान फॉर्मेशन के टाइम, वो 26 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि हमने अभी इसमें एसी वगैरह नहीं लगाए, नेचुरल है पूरे तरीके से। 15 दिन की उस स्थिति के बाद हम उसको खोल के ये देखते हैं कि उसमें स्पान फॉर्मेशन पूरी होगी है या नहीं। यदि पूरा जाड़ा फैल गया हो तो 15 दिन बाद उसके ऊपर केसिंग की जाती है। केसिंग यानी मृदा आवरण, भी एक तरीके से मिट्टी कह सकते हैं उसको। तकरीबन 4 क्विंटल केसिंग यदि हमारी तैयार हम कर रहे हैं तो उसमें 10 किलो चूना, और इसमें मिट्टी, राख और नारियल का रेशा। आयतन के हिसाब से तीनों का तकरीबन बराबर रखते हैं। वेट के हिसाब से यह है कि मिट्टी उनसे ज़्यादा होगी, वो दोनों कम वजन वाली हैं, तो आयतन के हिसाब से उन तीनों को बराबर रखते हैं। यदि कंपोस्ट खाद यानी या फिर गोबर की खाद बहुत अच्छी तैयार हो 2 साल पहले की, तो फिर उसको भी इसमें थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। केसिंग लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी ऊंचाई 1 इंच से कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कहीं हो तो वो 1.5 इंच तक हो जाए। 1-1.25 इंच उसके लिए उपयुक्त है, और उसमें तुरंत उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जो उसमें पानी डालते हैं वो केसिंग पूरे तरीके से तर हो जाए, और पानी की मात्रा, पानी जो है बिल्कुल भी नीचे कंपोस्ट में ना जाए। केसिंग को लगातार हर रोज़ गीला रखा जाता है। उतना ही पानी रोज़ डालते हैं जितना पानी उसमें से सूख गया हो, उड़ गया हो। उस स्थिति में टेम्परेचर को केसिंग करते ही थोड़ा डाउन टेम्परेचर चाहिए। और जो उपयुक्त वाली बात है, जैसे पहले मैंने बताया था 26 ±2 स्पान फॉर्मेशन के लिए, स्पान रनिंग के लिए, तो उसको खोलने के बाद में 22 ±2
की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से हमने यदि 10 अक्टूबर को लगा तो 25 अक्टूबर के आसपास होगी और वो टेम्परेचर नियर अबाउट इतना हो जाता है। ये टेम्परेचर की ये स्थिति चाहिए 1 हफ्ता। उसके बाद जैसे ही इसमें से मशरूम आनी शुरू हो जाए, यानी पिन हेड निकलने शुरू हों, तो फिर टेम्परेचर 16 ± 2 चाहिए। बस फिर पूरी जब तक उसकी पैदावार रहेगी ये टेम्परेचर उपयुक्त है, 16 ± 2। तो तकरीबन 15-16 या यदि ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो 20 दिन बाद मशरूम की पैदावार मिलनी हमें शुरू हो जाती है। वो पैदावार तकरीबन 8-10% कंपोस्ट की 8-10% हो जाती है, जितना हमने कंपोस्ट रखा। इसके बाद उसकी जो पैदावार की क्षमता है वो थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन जब तक टेम्परेचर ज़्यादा ना हो गर्मियों में, मार्च अप्रैल में जाके, तब तक पैदावार कुछ न कुछ हमारे इस एक बार लगाने से ही मिलती रहती। केसिंग तो पूरी उस पर एक ही बार की जाती है, लेकिन जहाँ से उखाड़ते हैं वहाँ जड़ वाली जगह में जो गड्ढा बनता है उसको फिर केसिंग से भरते हैं। जो तोड़ने लायक स्थिति के बारे में यदि मैं जानकारी आपको देना चाहूँ तो वैसे तो यह है कि मशरूम खुलनी नहीं चाहिए उसकी छतरी जो है ऊपर से यदि खुल गई तो फिर मार्केट में वो बिकती नहीं। लेकिन जो सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं वो लगभग 1 इंच व्यास, यानी 25 mm के करीब जब उसका व्यास हो जाए, गोलाई, तो उसको वो तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। बाज़ार में उसी के पैसे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तोड़ने के लिए उसको कोई किसी चाकू से, दांती से या और किसी औजार से काटने की ज़रूरत नहीं है। बस खींचने की बजाय उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। घुमाते ही वो अपने आप मिट्टी से, इससे केसिंग से अलग हो जाती है और उसको अलग से हम फिर बर्तनों में रखते जाते हैं। फिर वो जो जड़ का जो हिस्सा केसिंग के अंदर था उसका रंग काला होता है, ब्लैक कलर, उसको चाकू से हटा देते हैं। ऊपर का थोड़ा, ऊपर की बजाय मैं कहूँ नीचे वाला हिस्सा जो केसिंग में रहा है उसको जो उसका रंग काला होता है, पहचान होती है बिल्कुल, उसको पूरे को हटा देते हैं। और उसको हटा के जो हमारे पास मशरूम बचती है वो बाज़ार में भेजने वाली मशरूम है, जिसको कई बार बाज़ार की मांग के अनुसार सूखा या फिर धो के वो बाज़ार में भेजते हैं। जहाँ कहीं सूखे की मांग हो उसके लिए वो एक तरीके से तैयार होगा, और धोए हुए की जहाँ मांग होगी धुली मशरूम की, तो उसमें KMS नाम का केमिकल है, जिसकी ये समझो कि 10 ग्राम जो है वो 15-20 लीटर पानी में हम इसको मिला के और उसमें से निकालते हैं। उससे थोड़ा रंग में उसके क्लीननेस भी आती है और थोड़े टाइम के लिए उसको रखने की भी उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। KMS के घोल में बेचने के लिए वो भी फिर जो कि तो कई बार तो कुछ हमसे जो इसके डीलर हैं, सेल्समैन हैं, वो खुली मांगते हैं, उनको 10 किलो 15 किलो की पैकिंग में भेज देते हैं। बाज़ार में मंडी की मांग के अनुसार 100 ग्राम या 200 ग्राम की थैली उनमें भेजते हैं। तो वो जैसी भी जहां मांग होगी उस हिसाब से हम ये भेज देते हैं। रेट पिछले साल की जो हमारी एवरेज थी वो लगभग 80 रुपये थी। इस साल अभी तक 50 रुपये के आसपास जा रही है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हरसेनपुर बलिया के सर्वजीत सिंह ने। आपने दुधारू पशुओं की खरीदारी के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको गाय भैंस खरीदते समय जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान भाई, डेयरी शुरू करते समय ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि हम अच्छे जानवर कैसे लें और कहाँ से लें। इसके लिए आप लोग कहीं बाहर का रुख करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब वहाँ जानवर खरीद के लाते हैं तो पाते हैं कि आपका जानवर आपके घर पे दूध नहीं दे रहा है। इसमें प्राय देखा जाता है कि बाहर से जानवर जब आप लाते हैं
उसका जो वातावरण है और हमारे यहाँ के वातावरण से मैच नहीं करता है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी एक पहली सलाह ये है कि आप अपने स्थानीय बाजार से ही जानवर खरीदने की कोशिश करें, या जो आपके आसपास कहीं पशु मेला लगता है वहाँ से लेने की कोशिश करें। अब बात आती है कि हम जानवर पहचाने कैसे। किसान भाइयों, यदि आप डेयरी नहीं शुरू करने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ गाय रखनी चाहिए और कुछ भैंस रखनी चाहिए। इसका कारण सिर्फ इतना होता है क्योंकि भैंसें एक साथ सीजनल ब्रीडर होती हैं और एक साथ ही प्रजनन करना पसंद करती हैं। तो एक समय आपकी डेयरी पर दूध की मात्रा सर्वाधिक होगी और एक समय आपकी डेयरी पर दूध की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ गायें अपनी भारतीय नस्ल की जो उन्नतशील जातियां हैं उनको अगर आप रखते हैं तो आपकी डेयरी में कभी दूध की कमी नहीं होगी। जैसे आप साहिवाल पाल सकते हैं, सिंधी पाल सकते हैं, अंगोल ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि भैंस आपको रखनी है तो उसमें आप अधिक दूध उत्पादन के लिए मुर्रा का ले सकते हैं। किसान भाइयों, देखा यह जाता है कि ज़्यादातर जब हम पशु हाट में या मेले में जाते हैं तो व्यापारी वर्ग मिलते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें धोखे मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। बात यह आती है कि हम बचाएं कैसे। किसान भाइयों, सबसे पहले जब भी आप जानवर खरीदने जाइए तो खूब ठोक बजा लीजिए। ठोक बजाने का मतलब यहाँ पर यह है कि कभी भी आप गाभिन जानवर न लें, धोता हुआ जानवर ले। पैसे भले चाहे कुछ ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आपको कम से कम इतना एश्योर हो जाएंगे, इतना संतुष्ट होंगे कि वो जानवर जितना आप दूध देने के लिए पैसे दे रहे हैं उतना ही आपको दूध देगा घर पर आकर के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadatta.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हैदरगढ़ बाराबंकी में आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। मुर्गियों में चिकन पॉक्स रोग से बचाव के उपाय। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।